आज की वीडियो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो 2025 का अटेम्प्ट देंगे, चाहे 2026 का देंगे या फ्यूचर में कोई भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे और उसको क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये जीरो टू हीरो वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है A to Z हर चीज डिस्कस करी जाए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के एंड तक आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि इस एग्जाम को आपको कैसे क्रैक करना है और कैसे एक अच्छी सरकारी नौकरी लेनी है। एसएससी सीजीएल के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं भी सुना होगा, जिनको ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, वो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, एसएससी सीजीएल क्या है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले जो वीडियो चल रही है इसको कंप्लीट करो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। और जिनको ये नहीं पता कि एसएससी सीजीएल से क्या क्या जॉब्स लग सकती हैं, क्योंकि लोगों ने तो लिमिटेड से नाम सुने होते हैं, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एमईए, एएसओ इन सीएसएस, लोगों ने बहुत लिमिटेड नाम सुने हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी 40-50 तरीके की अलग अलग नौकरियां होती हैं। तो जिनको वो नहीं पता, वो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अभी जो वीडियो चल रही है इसको कहीं पर भी स्किप नहीं करना। आपका एक एक सेकंड कीमती है, ऐसा ना हो कि कहीं कोई चीज मिस हो जाए। आपको पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। मैंने बहुत दिल से, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं ताकि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक कर पाओ। और ऐसी स्ट्रेटेजी और ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर आप सच्चे मन से पढ़ोगे तो 6 महीने बहुत ज्यादा है। 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की एसएससी सीजीएल की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक किया था। और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, मेरे होम टाउन में मुझे मिल गई थी। तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपने सारी जो भी बेस्ट चीजें हो सकती हैं, जो गलतियां मैंने करी, उन गलतियों को सुधार करके जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। एसएससी सीजीएल की जो नौकरियां होती है ना, ये ग्रुप बी की नौकरियां होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि यूपीएससी आप लोगों ने सुना होगा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। इनके बाद इंडिया में जो सरकारी नौकरियां होती हैं, इनके नेक्स्ट वाली, वो आप कह सकते हो कि वो एसएससी सीजीएल की ही नौकरियां होती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स में, जीएसटी में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप लगेंगे एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो प्रमोशन होकर सेकंड प्रमोशन के बाद जो आपकी जो पोस्ट मिलेगी वो पोस्ट होती है जो डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू आते हैं। इसीलिए इसको मिनी आईएएस, मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हर चीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, क्या मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है। सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है कंसिस्टेंसी में, क्योंकि देखो एसएससी जो खेल है ना, वो सारा कंसिस्टेंसी और पेशेंस का खेल है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या गलतियां नहीं करनी, ये तो सब लोग बता देंगे कि क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना ये आपको कोई नहीं बताएगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक सरकारी नौकरी लेने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, यानी कि हम कह सकते हैं A to Z, जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी है ये। आपको अगर कुछ भी नहीं पता एसएससी सीजीएल के बारे में और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो और जो मैंने बताया उसको सच्चे मन से फॉलो करते हो, तो 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हो। और 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जो सीजीएल एस्पिरेंट्स होंगे, वैसे तो एज लिमिट कुछ पोस्ट के लिए 27 साल होती है, कुछ के लिए 30 साल होती है, लेकिन जनरली जो आपको मोस्टली एस्पिरेंट्स मिलेंगे, अगर वो फर्स्ट रैंक में, मतलब इनिशियल स्टेज में ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो 21, 22, 23 साल की उम्र में वो लोग अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं। और यार वो उम्र कुछ भी नहीं होती है। उस एज में भी अगर आप लोगों को लगेगा ना कि भाई 6 महीने की, यार 6 महीने क्या है भाई, जिंदगी के 6 महीने तो देने हैं। 6 महीने से आपकी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो जाएगी, कितनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है चीजें पता हो, तो जिन लोगों को पता है एग्जाम पैटर्न और बेसिक चीजें, वो भी वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लो या वीडियो की स्पीड डबल कर लो। ये जब एग्जाम पैटर्न वगैरह मैं बता दूंगा, उसके बाद आगे स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको नहीं पता, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज बता दूं आज की वीडियो में। तो देखो, इसमें सबसे पहले टियर 1 होता है, जिसको प्रीलिम्स भी कहा जाता है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आप टियर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप टियर 2 देते हैं। टियर 2 आपका मेरिट बेस्ड होता है। टियर 2 के बेसिस पर आपको आपकी रैंक मिलेगी, आपको आपके मार्क्स पता चलेंगे, फिर आपको आपकी रैंक मिलेगी। फिर रैंक के बेसिस पर जो आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, आपको आपकी रैंक के बेसिस पर उस पोस्ट में जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी उस हिसाब से पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद बहुत सारी पोस्ट में जोन एलोकेशन होती है। उसके बाद आपको जोन एलोकेशन में जोन की प्रेफरेंस भरनी होगी और वो भी रैंक के बेसिस पर आपको मिल जाएगा। जो मतलब जिस सीक्वेंस में आपने भरा होगा और जो आपकी रैंक होगी, उस हिसाब से आपको जोन और आपकी पोस्ट अलॉट होती चलेंगी। टियर 2 के बाद कुछ पोस्ट के लिए आप लोगों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी होता है, जो कि हर पोस्ट के लिए नहीं होता, बहुत कम पोस्ट के लिए होता है, और वो भी बेसिक होता है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो मेन तो आपका रिटन एग्जाम ही है। तो जो आपका टियर 1 होता है, टियर 1 में आपके 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। टियर 2 में भी यही 4 सेक्शन ही आते हैं। अब टियर 1 और टियर 2 में फर्क क्या है?
टीयर 1 में आपका टोटल जो पेपर है वो 100 सवाल आएंगे, यानी कि हर सेक्शन से 25-25 सवाल आ रहे हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके हर सेक्शन से 25-25 सवाल आ रहे हैं। हर सवाल 2-2 नंबर का है, यानी हर सेक्शन 50-50 नंबर का हो गया। टोटल पेपर में 100 सवाल है और टोटल पेपर 200 नंबर का है। आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 60 मिनट मिलते हैं, +2 अगर आपका सही हो जाता है। अगर आपका गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी -0.5, यानी कि आपने कोई आंसर सही किया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, छोड़ दिया सवाल तो कोई दिक्कत नहीं है, ना कुछ मिलेगा ना कुछ कटेगा। अगर गलत कर दिया तो जो 2 मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, साथ में -0.5 हो जाएंगे, यानी कि 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट भी हो जाएंगे। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं करना कि टीयर 1 की तैयारी करो ना टीयर 2 में ढंग से तैयारी करो। भाई देखो, टीयर 2 में भी यही सब चीजें ही आती हैं, और टीयर 1 के रिजल्ट के बाद टीयर 2 होने के लिए बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम समय बच जाता है आप लोगों के लिए। तो आपको स्टार्टिंग से ऐसी तैयारी करके चलना है जिससे आपकी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी एक साथ होती चले। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी और तरीका बताऊंगा वो ऐसा ही बताऊंगा कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी आपकी एक साथ होती चलेगी, क्योंकि टीयर 2 में भी ये 4 सेक्शन ही आ रहे हैं। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है थोड़ा सा वेटेज का, और मेरिट बनती है टीयर 2 में। देखो, टीयर 2 में सेशन 1 सेशन 2 ऐसे डिवाइडेड होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, आपको सारा डिटेल में बताता हूं। लेकिन टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न जानने से पहले टीयर 1 की जो कट ऑफ है वो लास्ट एग्जाम में काफी ज्यादा हाई चली गई है, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है और आप लोगों को टारगेट सेट करके रखना है 160 नंबर का, जो कि अचीवेबल है, इजीली अचीवेबल है अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो। सुनने में हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप तैयारी करने बैठोगे तो पता ही नहीं चलेगा इतने नंबर आपके कब आ जाएंगे। अब टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न अगर आपको बताऊं, इसमें सेशन 1 सेशन 2 होता है। सेशन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। सेशन 1 खत्म होती है सेशन 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका इंग्लिश और जीके आता है। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग क्या है? मैथ्स के भी 30 सवाल आते हैं, रीजनिंग के भी 30 सवाल आते हैं, और हर सवाल 3-3 नंबर का है, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स हो गई, 90 नंबर की रीजनिंग हो गई। सेशन 2 में इंग्लिश से 45 सवाल, जीके से 25 सवाल, हर सवाल 3-3 नंबर का, यानी कि 135 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर की जीके। टोटल आपके 130 सवाल हो गए और टोटल आपका 390 नंबर का पेपर हो गया, क्योंकि हर सवाल 3-3 नंबर का आ रहा है। हर सवाल सही होने पर आपको +3 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग होती है -1 मार्क्स की, यानी कि सवाल सही तो 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका सवाल आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो ना कुछ मिलेगा ना कुछ कटेगा। अगर सवाल आपका गलत हो जाता है तो -1 मार्क्स हो जाएगा आपका। टोटल ये 2 घंटे है, 1 घंटा सेशन 1 के लिए, 1 घंटा सेशन 2 के लिए। इसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर टेस्ट होता है, जिसमें 20 सवाल आते हैं और हर सवाल 3-3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का कंप्यूटर का टेस्ट होता है। 15 मिनट का पेपर होता है, इजी होता है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करनी, उसके लिए भी तैयारी रखनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्क्स अच्छे आ जाए और वहां पर आप लोग मार्क खा जाओ और आपको जो आपकी डिजायर्ड पोस्ट थी वो नहीं मिले। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है 15 मिनट का। तो टोटल पेपर जो है, टोटल पेपर तो 390 नंबर का है, जिसमें से आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपको मेरे हिसाब से जो अपना टारगेट सेट करना चाहिए, 340 प्लस मार्क्स का आपको टारगेट सेट करके रखना चाहिए, जो कि इजीली अचीवेबल है। अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं या जिनके अभी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, उनको हो सकता लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। भाई मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैंने ऐसे ही एसएससी सीजीएल नहीं निकाल लिया, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं आपको। अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो 340 नंबर लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली अचीवेबल है। अब इसके बाद ना कुछ पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी होता है, जो कि नेक्स्ट डे होता है। वो हर किसी को नहीं देना होता, वो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है। अगर आप वो पोस्ट भरते हो या अगर आप उस पोस्ट पर लगना चाहते हो, सिर्फ तभी आपको वो पेपर देना है। तो बहुत लिमिटेड लोग उस एग्जाम को देते हैं, तो इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं ज्यादा बाकी जो सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन करूंगा। अब आगे की वीडियो में हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सब डिस्कस करेंगे। तो अब से आगे की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहो 1.5 की स्पीड पर करके देख लेना, लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होने वाली है। देखो, एसएससी का जो मेन खेल है ना, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही खेल है। तो उसी के हिसाब से हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है और उस हिसाब से हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है वो लोग एक तो ये बुक ले सकते हैं, ये ओसवाल की किताब है। इसमें आपको 27 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे जो एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ये बिल्कुल अपडेटेड किताब है और इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे, हर चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करा गया है, प्रॉपर ट्रिक्स के थ्रू, प्रॉपर जो आपके तरीके होते हैं उनके थ्रू, और ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर और बिल्कुल अपडेटेड किताब है। तो आपकी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेगी ये किताब। अब सबसे पहले आप लोगों को अपना एक क्लियर गोल सेट करना है, आपका एक एम क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो सरकारी नौकरी लेना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। जिंदगी में सबने कभी ना कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बारे में सोचा होगा, पेपर दिया होगा, फॉर्म भरा होगा, या कभी ना कभी सपना लिया होगा कि हाँ यार मेरे को इस सरकारी नौकरी में लगना है।
लेकिन वो सपना पूरा बहुत लिमिटेड लोगों का हो पाता है। कुछ लोग बीच में तैयारी छोड़ के चले जाएंगे, बिजनेस में घुस जाएंगे, नौकरी में चले जाएंगे। तो आपको ना अपना एक गोल क्लियर सेट रखना है। अगर आपको एक क्लियर एम दिखेगा, एक क्लियर गोल दिखेगा, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे और तभी आप एक अच्छी सरकारी नौकरी ले पाओगे। तो आपको थोड़ी रिसर्च करके एक अपना एम, एक अपना गोल सेट कर लेना चाहिए। जैसे कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या आपको एमईए में जाना है, या आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, आपको खाकी वर्दी चाहिए, या आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, क्लियर एम होना जरूरी है, तभी आप उस एम को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि देखो रास्ते में भटकाने के लिए ना इतनी चीजें आएंगी। कभी आपका मन करेगा कि यार अब मैं साथ में बैंक पीओ की तैयारी कर लेता हूं, कभी आप सोचोगे यूपीएससी की तैयारी कर लेता हूं, कभी आप सोचोगे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर लेता हूं, कभी आप सोचोगे बिजनेस कर लेता हूं। तो इन सब चीजों से अगर आपको बचना है तो एक गोल आपको सेट करना है। और जहां पर भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, टेबल चेयर पर पढ़ना, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि बेड पर बैठकर पढ़ रहे हो। तो टेबल चेयर पर आप जब पढ़ रहे हो, आपके सामने जो भी दीवार होगी, आपको उस दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट बना लेना है, एक या फिर एक A4 शीट पर लिख लेना है कि मेरा गोल ये है, मुझे ये बनना है, माय गोल इज दिस, आई वांट टू अचीव दिस। ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो आपकी नजर सीधी दीवार पर जाए और आप उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करो। और उसके साथ साथ आपको कुछ एक मोटिवेशन रखनी है कि आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है क्या, मतलब आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है जो आपको उस पोस्ट की तरफ लेकर जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को उसको प्राउड फील करवाना है, पेरेंट्स को दिखाना है कि देखो मैं इतनी अच्छी जॉब पर लगा। किसी के लिए फाइनेंशियल हो सकता है कि देखो मेरे को घर में फाइनेंशियल हेल्प करनी है, मुझे पैसा चाहिए। किसी के लिए हो सकता है कि घर बनाना है। मतलब जो भी आपका एक मोटिवेशन है, सबके लिए अलग हो सकता है। तो आपको वो रखना है ताकि आपकी ड्राइविंग फोर्स बने और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको पुश करता रहे। 6 से 8 महीने के लिए दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब कुछ भूल जाओ। 6-8 महीने के बाद सब निभा लेना। अभी के लिए सोचो कि आपका वनवास चल रहा है, आपके लिए कुछ भी आप समझ लो कि आपको 6 से 8 महीने के लिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करना है। क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और पढ़ रहा है, आपकी जगह कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको किसी और को पीछे छोड़कर आगे निकलना है। वो आप तभी निकल पाओगे जब आप बिल्कुल अपना फुल 100% दोगे ना, तभी आप इस पेपर को क्रैक कर पाओगे। और कंसिस्टेंसी तो रखनी ही रखनी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे कंसिस्टेंट रहें। देखो भटकते हैं लोग तैयारी के टाइम पे, हमें भी दिक्कत आती थी। तो वही मैं आपको चीज समझाऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। साथ में छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करने के बारे में सोचो। क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर चढ़ना है। अगर 4th फ्लोर पर जाना है तो एक एक करके हम ऊपर चढ़ेंगे, सीधा ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर जंप नहीं कर सकते। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो हम चारों सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखो वैसे तो चारों सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके टीयर 2 में जो आपका मेरिट बननी है, चारों सेक्शन आएंगे। फिर भी इंग्लिश की वेटेज सबसे ज्यादा है, इसलिए हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। देखो इंग्लिश आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। 135 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे इजी है। बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा, मुझे भी बहुत डर लगता था जब मैं इंग्लिश की तैयारी करता था, सीजीएल की तैयारी करता था। मुझे सिर्फ एक इंग्लिश ही ऐसी थी जिससे डर लगता था और मुझे किसी सेक्शन से डर नहीं लगता था। लेकिन मेरी सिलेक्शन करवाने में सबसे बड़ा हाथ ही इंग्लिश का था। मैथ्स ने तो मुझे डुबा दिया था। आगे वीडियो देखो सब पता चल जाएगा। इंग्लिश ने ही मुझे उठाया था और इंग्लिश की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे पोस्ट मिल पाई, नहीं तो मुझे नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से भी होंगे, इंग्लिश से नहीं डरना। मैं था तो इंग्लिश मीडियम से, लेकिन मैं था हिंदी मीडियम वालों से भी गया गुजरा। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। इंग्लिश बोलनी नहीं सीखनी हमें, इंग्लिश बोलना एक अलग चीज है। हमें तो पेपर क्रैक करना है, हमें कोई इंग्लिश बोलना नहीं, हमें कोई टीचर बनना नहीं। जो पेपर में चीजें आ रही हैं हमें वो सीखना है और उसको क्रैक करना है और इंग्लिश में ज्यादा नंबर लाने हैं। तो उसके लिए 6 महीने मोर देन इनफ है। आप इजीली 6 महीने में इंग्लिश को कर सकते हो। अब इंग्लिश को करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और जैसे कि 3 सेक्शन होते हैं इंग्लिश के, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। आपके लिए तीनों सेक्शंस ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है। यानी कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगी, अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी वो भी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगी। तो तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं और हमें कुछ भी हमें निगलेक्ट तो करना ही नहीं है ना, क्योंकि हमें कोई अपना वीक पॉइंट छोड़ना ही नहीं है। हमें हर चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है चारों सेक्शंस में, क्योंकि किसी चेन की स्ट्रेंथ आपको वहीं से पता चलती है जो उसका सबसे वीक पॉइंट होता है। अगर उस वीक पॉइंट पर हथौड़ा मार दिया तो चेन टूट जाएगी। ऐसी अगर आपके वीक पॉइंट में कहीं हथौड़ा लग गया तो आप पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे। तो हमें कुछ भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ना, हमें हर चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना है। सबसे पहले वोकैबुलरी की बात करते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही वोकैबुलरी में आती है। वो सोचते हैं कि यार कितने वर्ड्स याद करें, कैसे याद करें। आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रीडिंग करनी है, आपको समझना है। रीडिंग करोगे, समझोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, आपको अपने आप ही आपके माइंड में चीजें फिक्स हो जाएंगी। आपको वोकैबुलरी के लिए एक रजिस्टर बनाना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार क्या कैसी बातें कर रहा है, रजिस्टर बनाना है। भाई देखो
सबका अपना तरीका होता है। जो लोग मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं और मेरी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं वो ट्रस्ट करके मेरी चीजें अपनाओ, आपको अपने आप चेंजेस दिखेंगे, आपको अपना जब स्कोर इंप्रूव होते हुए दिखेगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार ये सही चीज है। तो आपको वोकैबुलरी के लिए एक रजिस्टर बनाना है जिसमें आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स नोट डाउन कर लेने हैं। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे नए वर्ड्स देखते होगे, सुनते होगे किसी से या पढ़ते होगे कहीं, जहां पर भी आपको कोई भी नया वर्ड देखने को मिले उसका मीनिंग सर्च करो, उसको हिंदी में भी समझो। ऐसा नहीं कि मतलब उसका मीनिंग आपने इंग्लिश में देख लिया और वो लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको समझना भी है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, और फिर उसको अपने वोकैबुलरी के रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए चलना है। ये आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगा। और कोशिश करो कि उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करो। साथ में कोई ना कोई एक बुक भी आपको रेफर करनी ही करनी है, तो उसके लिए आपको रूट वर्ड से पढ़ना सबसे बढ़िया रहेगा। तो आप नियॉन पब्लिकेशन की ये वाली किताब ले सकते हो, वर्ड पावर रूट वर्ड्स। देखो मैं आपको वो किताबें बताऊंगा जो मुझे खुद पर्सनली अच्छी लगती हैं। किताबें तो बहुत है मार्केट में, दुनिया भर की किताब है, कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है और मेरे हिसाब से जिससे आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। तो आपको अच्छा लगे तो आप ये बुक से ले लेना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपका जो लेटेस्ट वर्जन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपको हजारों वर्ड्स मिल जाएंगे और आपको हर चीज ना समझाई गई है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपको रटना नहीं पड़ेगा, रूट वर्ड से हर चीज समझाई गई है। और जैसे कि मैंने बताया कि वोकैबुलरी में आपको समझना ही है, आपको रटना नहीं है। और जो रजिस्टर बनाओगे, देखो बुक से पढ़ रहे हो, जो चीजें बुक में है वो नोट्स के रजिस्टर में मत लिखना आपने, क्योंकि वो जो टाइम खराब करने वाली बात है। जो आपको इसमें नहीं मिलता, डेली लाइफ में जो कुछ नया वर्ड देखते हो वो उस रजिस्टर में लिखो, ताकि उसकी रिवीजन हो सके। और रीडिंग करनी है, और इस बुक की भी ऐसा नहीं कि एक बार रीडिंग करनी है, 6 महीने जो आप तैयारी कर रहे हो, 6 महीने में कम से कम 4 से 5 बार इन बुक्स को रीड करना है, जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जितनी आप रीडिंग करोगे उतनी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होती जाएगी। इसमें क्या आता है, इसमें क्लोज टेस्ट आते हैं, पैसेज आते हैं, जंबल पीक्यूआरएस आते हैं, ये सब चीजें होती है, इनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। तो जिन लोगों के पास समय हो, जो मान लो 2026 2027 को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सीजीएल 2025 को ही टारगेट कर रहे हो तो आपके पास कम समय है, मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर जून जुलाई में हो जाना चाहिए। तो आपके पास हम मान के चलेंगे 6 से 7 महीने हैं। तो उन 6 से 7 महीने में मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पर ज्यादा टाइम खराब मत करो। और न्यूज़पेपर ना मुझे पर्सनली तो बड़ा बोरिंग सा लगता है पढ़ना, बाकी देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते, मैं आपको बोलता न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन अभी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मेरे हिसाब से आप अपने फोन में कोई एक न्यूज की ऐप डाल लो, जैसे कि मैंने डाल रखी थी। उससे क्या होगा, आपको कोई अलग से टाइम नहीं निकालना, आप बोर नहीं होगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप फोन में गेम खेल रहे हो। जब भी आप फ्री हो, जैसे मान लो ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, या बोर हो रहे हो, कहीं बैठे हो, किसी की वेट कर रहे हो, तब आप लोग उस ऐप को पढ़ लो। उससे क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग इंप्रूव हो ही रही है, रीडिंग इंप्रूव होने के साथ साथ आपको जो बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, उन नए वर्ड्स का आप मीनिंग सर्च करो, मीनिंग समझो, और जो मैंने वोकैबुलरी का रजिस्टर बताया उसमें नोट डाउन करते चलो। और साथ में आपको न्यूज भी पढ़ने को मिल रही है, यानी कि आपका करंट अफेयर्स भी अपडेट हो रहा है। एक तीर से इतने सारे निशाने लग रहे हैं कि मतलब समय भी अलग से डेडिकेट नहीं करना है। अपनी डेली लाइफ में जो आप डेली का काम कर रहे हो उसके बीच में जब भी टाइम मिल जाए तब पढ़ लेना है, अलग से समय नहीं देना है इसको। और साथ में आपकी इतनी अच्छी तैयारी भी होती जाएगी। और जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल करोगे ना, तो उसमें आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर भी आपके बहुत काम आएगी। जहां पर आप कुछ अटक जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वहां पे आप ग्रामेटिकली देख सकते हो। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो ग्रामेटिकली गलत मिल जाए, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपकी हैबिट हो जाएगी, आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा कि हाँ ये आंसर होगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस के लिए आप जो भी आपके पास किताब हो आप उससे करो। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मेरे हिसाब से इन किताब से कर सकते हो। ये नियॉन पब्लिकेशन की क्लोज टेस्ट की किताब है और ये नियॉन पब्लिकेशन की जंबल पीक्यूआरएस की किताब है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको वो किताबें बता रहा हूं जो मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आपके लिए आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगी। बट फिर भी अगर आपके पास कोई और किताब है, आप वहां से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, और इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो लोग भी किताब लेना चाहे आप ले सकते हो। अब हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन हो गया, अब बचता है ग्रामर का पोर्शन। देखो मॉक टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो आगे करेंगे, रिवीजन के बारे में भी करेंगे। अभी हम तैयारी करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रामर के लिए जो आपके मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब देखो इन चैप्टर्स को तोड़कर मैं कितने भी चैप्टर बना सकता हूं, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप लोगों के ये। अब आपको ग्रामर कैसे पढ़नी है, देखो एक नोट्स का रजिस्टर बनाना है, जैसे वोकैबुलरी का रजिस्टर बनाया वैसे ही ग्रामर के लिए भी नोट्स का रजिस्टर बनाना है। या ऐसा भी कर सकते हो, एक मोटा रजिस्टर ले लो, रजिस्टर के एक तरफ ग्रामर लिखनी स्टार्ट कर दो, दूसरी साइड से वोकैबुलरी लिखनी स्टार्ट कर दो। मैं खुद ऐसे करता था, मैंने एक मोटा रजिस्टर बनाया हुआ था, एक साइड से मैं वोकैबुलरी लिखता था, एक साइड से मैं ग्रामर लिखता था, क्योंकि जितने कम रजिस्टर होंगे, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, उतना पढ़ने में आपको ईजी रहेगा। अब इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या किसी कोचिंग से पढ़ना है या आपको किसी यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। तो ये तो कंप्लीटली आपका डिसीजन है कि आप कोचिंग लगाना चाहते हैं या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन बहुत वाइजली चूज करना।
अपने टीचर को बहुत वाइजली चूज करना, क्योंकि टीचर का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल टीचर का रहता है, मेंटर का रहता है। देखो पढ़ना आपको खुद है, बट वो आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको किसी जगह पर जाना है, आपको राइट डायरेक्शन में जाना जरूरी है, गलत डायरेक्शन में चले गए तो भटकते रह जाओगे। तो यूट्यूब या कोचिंग जहां से ही पढ़ रहे हो वहां से चैप्टर पढ़ा, वहां से चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लगे, इंपॉर्टेंट चीजें लगी, वो अपने नोट्स रजिस्टर में नोट डाउन करा। इसके बाद नीतू सिंह मैडम की किताब आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उसमें भी हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों आते हैं। मुझे खुद पर्सनली हिंदी वर्जन बेटर लगता है, तो वो आपकी इच्छा है कि अगर आप थोड़े इंग्लिश में वीक हो तो मेरे हिसाब से आप भी हिंदी वर्जन ही ले लेना, आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो जो चैप्टर आपने कोचिंग या यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बनाया, उसी चैप्टर को उस किताब से पढ़ना है। ये किताब आप लोगों के लिए रामबाण है, और इस किताब से जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना अच्छा है। किताब से पढ़ने के बाद उसके एंड में कुछ सवाल मिलेंगे आपको उस चैप्टर के, वो सवाल भी आपको करने ही करने हैं। अब इस किताब में और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो मेरे हिसाब से किताब से आप सिर्फ ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ लेना, वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस किताब से। बाकी पढ़ना चाहो तो कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रामर के लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब। इसके बाद और भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिर्फ इतनी प्रैक्टिस से काम नहीं बनेगा। और प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट में तो होगी, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप कोई किताब लेना चाहो या आपके पास कोई किताब हो, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। जो मैंने बताया इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो किताबें मैं बता रहा हूं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ना है, क्योंकि 5 से 6 महीने है। 5 से 6 महीने में इन सब किताबों को 4 से 5 बार पढ़ना है। रटना नहीं है, रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। मतलब ऐसा ना हो कि पढ़ यहां रहे और दिमाग कहीं और चल रहा है। पढ़ भी यहीं रहे हो, दिमाग भी होना चाहिए किताब में। तो प्रॉपर तरीके से उसको रीड करो, और जितनी बार रीड करोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब जब पहली बार पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, दूसरी बार थोड़ा बेटर समझ में आएगा, तीसरी बार समझ आएगा कि अच्छा ये चीज ऐसे थी। मतलब जब आप 4-5 बार पढ़ लोगे तब आपको पूरी क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद आपको कोई पिछाड़ नहीं पाएगा। मेरा ये सबसे खराब वर्स्ट सब्जेक्ट था इंग्लिश, और ये वर्स्ट से बेस्ट सब्जेक्ट बना था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना था, और इसी ने ही मुझे नौकरी दिलवाई थी। मेरे मेंस में 200 में से 190 प्लस आए थे इंग्लिश में, इसी की वजह से मुझे नौकरी मिली। जब मैं तैयारी करता था, जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था, मैं सोचता था यार मैथ्स में तो मैं 200 में से 200 ले आऊंगा, इंग्लिश में मैं 150 प्लस ले आऊंगा और मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। हो गया मेरे साथ उल्टा, मैथ्स में करीब करीब 165 के आसपास आए थे। क्योंकि थोड़ा पेपर बिगड़ जाता है यार, देखो कई बार चाहे कोई भी हो, मतलब किसी के साथ भी, वो एग्जाम डे जो फियर होता है, जो प्रेशर होता है, भाई मैं भी तो पहली बार ही दे रहा था ना पेपर, मेरा भी तो पहला अटेम्प्ट था ना। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैंने पेपर दे लिए और बार भी दे लिए, फिर मतलब आप लोगों को समझाते समझाते, साथ में चीजें समझते समझते एक्सपीरियंस इतना हो गया कि अब डर नहीं लगता इन सब चीजों से। लेकिन जब खुद पेपर देते थे तो प्रेशर अलग ही होता था। और देखो वो होता है, आप कितना ही कह लो, जो बंदा एक्चुअल में पेपर देने बैठ रहा है उसका फियर और प्रेशर उसको पता है कि क्या है। सीरियस एस्पिरेंट जो होगा, जो सीरियस नहीं है उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना। तो पेपर बिगड़ गया था मैथ्स का, लेकिन इंग्लिश ने मुझे बचा लिया, इंग्लिश ने मुझे संभाल लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ भी निगलेक्ट नहीं करना। कुछ नहीं पता एक्चुअल पेपर में क्या सेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए और कौन सा सेक्शन आपको बचा ले। तो इस सब के साथ साथ ना आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाओ, आप कंप्लीट ओवरऑल मॉक टेस्ट भी लगाओ। वो मैं आपको वीडियो के जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी एक्सप्लेन करता चलूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं। अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जो कि मैथ्स का सेक्शन है। मैथ्स के सेक्शन में सबसे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस जानना। क्योंकि देखो अगर आप लोगों को सिलेबस ही नहीं पता तो आप लोग तैयारी कैसे करोगे। तो सिलेबस आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आप लोगों के मेजर चैप्टर है मैथ्स के। अब इन वही बात है कि जैसे मैंने इंग्लिश में बताया कि अगर मैं इन चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करके कितने भी चैप्टर्स इंक्रीज करना चाहूं मैं कर सकता हूं, बट मेजर चैप्टर्स यही है। इन्हीं चैप्टर के अंदर से ही कोई ना कोई और चैप्टर बनेगा, तो इन्हीं को पढ़ना है। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है कि क्या यूट्यूब से पढ़ना है या कोचिंग लगानी है। अब कोचिंग भी क्या है कि कोचिंग में आप ऐसे भी लगा सकते हो कि आपने किसी भी एक इंस्टीट्यूट में लगा ली और वहीं से चारों सेक्शन पढ़े, या आप ऑनलाइन ऐसे भी लगा सकते हो कि चारों सेक्शन की अलग अलग जगह लगा ली, मैथ्स की कहीं लगा ली, इंग्लिश की कहीं लगा ली, जीके की कहीं, रीजनिंग की कहीं। या मान लो आपके कुछ सेक्शंस अच्छे हैं, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी सेक्शन की जरूरत है तो उसकी लगा ली। तो ये तो कंप्लीटली आपका डिसीजन है। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब पर भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बस संभल कर सोच कर करना है कि कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि टीचर को बहुत ज्यादा वाइजली चूज करना है। ऐसा भी टीचर नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मेंटर नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें पढ़ाता रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा इजी चीजें पढ़ाता है। हमें ऐसा मेंटर और ऐसा टीचर रखना है जो आपको एक मीडियम चीजें पढ़ाए, मतलब आपको एक मॉडरेट लेवल पढ़ाए कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं। वो आपके लिए बेस्ट रहेगा पेपर क्रैक करने के लिए। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको अभी स्क्रीन पर चैप्टर दिखाए थे, आपको कोशिश करनी है कि आप उसी सीक्वेंस में पढ़ो, चाहे कोचिंग से चाहे यूट्यूब से, जहां से भी आप पढ़ो। अब देखो कोचिंग अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो जिस सीक्वेंस में वो पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल ही जाती हैं, तो आप जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उस सीक्वेंस में पढ़ो। इस सीक्वेंस में पढ़ने के बाद आपने यूट्यूब से या कोचिंग से पढ़ लिया, उसके बाद आपको एक नोट्स का रजिस्टर बनाते हो चलना है। नोट्स का रजिस्टर बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, रफ वर्क जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आगे आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है।
नोट्स के रजिस्टर में आपको चैप्टर वाइज नोट्स जिस सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हो उसी सीक्वेंस में नोट्स बनाने हैं, और हर टाइप का एटलीस्ट एक सवाल जरूर लिख लेना है उस नोट्स के रजिस्टर में। और हर चैप्टर के एंड में आपको लगभग 15 शीट्स खाली छोड़ देनी है। वो वीडियो में आगे बताऊंगा कि वो 15 शीट्स में आपसे खाली क्यों छुड़वा रहा हूं। इतना करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई किताब है वहां से पढ़ लो, नहीं है तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो। आपको मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अच्छी किताबों के, बाकी आपको जो किताबें अच्छी लगती हो वहां से ले लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी चैप्टर के करने हैं जो चैप्टर आप कर रहे हो, जिस सीक्वेंस में चल रहे हो। ऐसा नहीं करना कि मतलब 2-3 चैप्टर एक साथ नहीं उठा लेने, एक एक चैप्टर करके करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहला चैप्टर परसेंटेज किया, परसेंटेज का आपने यूट्यूब से या कोचिंग से पढ़ा, फिर उसके नोट्स बनाए, फिर उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े। एक एक सवाल करना है, कोई भी सवाल स्किप नहीं करना। ऐसा नहीं सोचना कि यार हर टाइप के 5-5 सवाल कर लूं, 20-20 सवाल करके क्या मिलेगा, नहीं। जितने भी सवाल हैं किताब में एक एक सवाल करना है। हर एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है किताब से पढ़ते हो कुछ ऐसा नया सवाल या कोई ऐसी नई टाइप मिल जाए जो अब तक आपको आपकी कोचिंग में या यूट्यूब में नहीं मिली, तो उसको आपके लिए जो मैंने 15 शीट्स आपकी खाली छुड़वाई थी चैप्टर के बाद नोट्स रजिस्टर में, उसमें नोट डाउन करो। और उन 15 शीट्स में जब आप आगे मॉक टेस्ट लगाओगे या जब आप मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कस करोगे, पढ़ोगे, जैसे भी कोई भी नई टाइप, कोई भी नया सवाल, कुछ ऐसी नई चीज देखने को मिले, उन नई चीजों को नोट डाउन करने के लिए वो मैंने 15 शीट छुड़वाई हैं, ताकि एंड में रिवीजन में आपके लिए ये सब चीजें काम आए। अब रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन के लिए भी एक अलग से रजिस्टर बना लेना है। ये जो रजिस्टर अभी तक बताया था नोट्स का, वो तो चैप्टर वाइज बताए थे। अब रिवीजन के लिए एक रजिस्टर बनाना है, उसका नाम रख देना रिवीजन रजिस्टर। रिवीजन डेली भी करनी है, वीकली भी करनी है। डेली रात को आधा घंटा, पूरे दिन में जितना भी पढ़ा किसी भी सेक्शन का वो सब रिवाइज करना है। और हफ्ते में, हफ्ते का आखिरी दिन संडे रख लेते हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप 6 से 8 महीने कोई नौकरी नहीं कर रहे, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ इसी की पढ़ाई कर रहे हो, तो इसलिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप डेली पढ़ रहे हो। संडे के दिन आपको आधे दिन तो लेजर टाइम रखना है, अपनी हॉबीज के लिए, अपने खुद के लिए रखना है कि भाई एंजॉय करना है, घूमना फिरना है। बाकी का जो आधा दिन है, मतलब ये कर लो कि फर्स्ट हाफ में पढ़ाई कर लो, सेकंड हाफ में एंजॉय कर लो। फर्स्ट हाफ में सिर्फ रिवीजन करनी है पूरे हफ्ते की। मॉक टेस्ट लगाना चाहो मॉक टेस्ट भी लगा लेना, वो आपकी इच्छा है, नहीं तो रिवीजन करनी है आपने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा। अब जो आपने रिवीजन का एक रजिस्टर बनाया है मैथ्स के लिए, उसमें आपको हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो लिखते हो चलना है, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाए। और मैं खुद ऐसे करता था, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सब के साथ साथ मैथ्स के लिए ना आज की डेट में कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल भी आने लग गए हैं। तो कैलकुलेशन को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, निगलेक्ट तो किसी भी चीज को नहीं कर सकते, कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना, जैसे कि आप कुछ टेबल्स याद कर लेना। आपको मेरे हिसाब से 20 तक के या 30 तक के टेबल्स तो आने ही आने चाहिए। 30 तक के स्क्वायर, क्यूब, ये सब बेसिक चीजें याद कर लेना। और जैसे जैसे आप तैयारी करते चलोगे अपने आप आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती जाएगी। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रिक्स नहीं लर्न करने आपको कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि वो आपके लिए अननेसेसरीली कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और आपके लिए मतलब हिंड्रेंस ही बनेंगे वो। तो बेसिक तरीके से चलना है, ट्रिक से सवाल करना है। बेसिक तरीका पता हो, लेकिन जो सवाल करेंगे वो ट्रिक से करेंगे, जो कि मैंने बताया आप यूट्यूब से, अपनी कोचिंग से सीखोगे। जो स्कूल में पढ़ते आए ना चीजें, जो हमने 10th तक पढ़ा है वही सभी आने वाला है। लेकिन जो 10th में स्कूल में करते थे हम, उस तरीकों से नहीं करना है, करना है ट्रिक से। क्योंकि उन तरीकों से करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ट्रिक से करेंगे तो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको वो ट्रिक्स ही सीखने हैं। रिवीजन के लिए बता दिया, मॉक टेस्ट के लिए बता देता हूं। सेक्शनल मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, साथ में ओवरऑल मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है, कैसे लगाना है, वो आगे देखते चलो वीडियो, हर चीज आपको बताता चाहूंगा। और जैसे कि मैंने बताया, मॉक टेस्ट में या कहीं पर भी कुछ नया सवाल मिलेगा, वो आपको उन 15 शीट्स में नोट डाउन करना है जो मैंने खाली छुड़वाई है चैप्टर के एंड। अब अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रीजनिंग, और उसके बाद जीके के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग आपका बहुत ही ईजी है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। देखो, अगर 50 नंबर का रीजनिंग का पेपर है तो 50 में से 48 नंबर तक तो कोई भी ले आएगा, मतलब कोई भी, मतलब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आपका डिफरेंस कहां क्रिएट होगा, जहां आप 48 से 50 पर जाओगे, क्योंकि एक एक नंबर से डिफरेंस क्रिएट होता है। एक एक नंबर से इतना डिफरेंस आ जाता है कि किसी को होम टाउन मिल जाता है, किसी को होम टाउन से बहुत दूर मिलता है, किसी को अपनी डिजायर्ड पोस्ट मिल जाती है, किसी को डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल पाती। तो एक एक नंबर की कीमत बहुत ज्यादा है इस पेपर में। तो अब आपको 48 पर नहीं अटकना, आपको 50 लाना है। उसके लिए क्या करना होगा, रीजनिंग के लिए भी वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को मैथ्स के लिए बताई है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए एग्जैक्टली सेम चीज है। उसी तरीके से, चाहे यूट्यूब से, चाहे कोचिंग से। रीजनिंग के लिए तो मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ कोचिंग की जरूरत है भी नहीं, यूट्यूब से पढ़ लो। बहुत सारे इजीली मतलब आपको अवेलेबल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत फ्री में रिसोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। बस बात ये है कि ढूंढना है कि आपको क्या, कहां से पढ़ना है। अगर इसमें भी दिक्कत है कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा हर सेक्शन के लिए कि आपको कहां से क्या क्या पढ़ना है, आप कमेंट कर देना। अब देखो, रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में वो सब है जो आपने अपनी डेली की लाइफ में, डेली की जिंदगी में अब तक देखा है, अब तक करा है, लेकिन उसको आपको ट्रिक सीखने हैं। तो ट्रिक सीखने के लिए ही यूट्यूब से पढ़ना है या कोचिंग से पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है, फटाफट से सवाल करना है, तो ट्रिक सीखना है।
आपका बिल्कुल तरीका वही रहेगा मैथ्स की तरह, यूट्यूब या कोचिंग, उसके बाद नोट्स का रजिस्टर बना लेना, रीजनिंग में लापरवाही मत कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रिवीजन के टाइम पे काम आ जाएगा। उसके बाद वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन वाइज पढ़ना है आपको स्क्रीन पर ऑलमोस्ट रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं वो सारे दिख रहे होंगे, तो इन सब सेक्शंस को आपको कवर करना ही करना है। बाकी यूट्यूब पर या कोचिंग में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए तो वो भी पढ़ लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रीजनिंग, इजी है तभी लोग लापरवाही कर जाते हैं कि इजी है ये तो मैं कर लूंगा, और वहीं लापरवाही हो जाती है, वहीं मार खा जाते हैं। तो रीजनिंग में तो 100% स्कोर करना ही करना है आपको। अब नेक्स्ट सेक्शन पर चल देते हैं, जीके पर। रीजनिंग को मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो तरीका मैंने मैथ्स का बताया एग्जैक्टली सेम टू सेम तरीका आपको रीजनिंग का रखना है, इसलिए मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको। अब मैं सीधा जीके पर लेकर चलता हूँ, जीके को डिटेल में बताऊंगा। देखो जीके गेम चेंजर है। जीके हालांकि मुश्किल है, बहुत सारे लोगों को जीके में दिक्कत आती होगी, मुझे भी आती थी, लेकिन जीके गेम चेंजर बनेगा क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस पर तो सभी एस्पिरेंट्स फोकस करेंगे, जीके में सब एस्पिरेंट्स फोकस नहीं करते। तो जीके में 2-2 नंबर 4-4 नंबर भी अगर आपके फालतू आ जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे, आपकी बहुत अच्छी रैंक बन जाएगी। और जीके ऐसा सेक्शन है जो बहुत सारे लोगों को तंग करता है, तो अगर आपने जीके को अच्छे से कर लिया और जीके में स्कोर कर लिया तो आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कर देगा, आपको उनसे आगे ले जाएगा। लेकिन जैसे कि जीके गेम चेंजर है, ऐसे ही जीके गेम स्पॉइलर भी बन सकता है, आपकी तैयारी को स्पॉइल भी कर सकता है अगर आप बहुत ज्यादा समय इसको दोगे। तो हमें लिमिटेड समय देना है, हमें शॉर्ट और बेस्ट वे में, स्मार्ट वे में पढ़ना है, हमने इसको ज्यादा समय नहीं देना है, कम समय में पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे स्कोर करने के, मार्क्स ज्यादा लाने के चांसेस बढ़ जाएं। तो अब देखो कैसे करना है आपको। अगर आप कोई कोर्स लेना चाहो ले लेना, बट मेरे हिसाब से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कितना ही पढ़ लो, कोई एंड तो है ही नहीं जीके का। तो मैं आपको एक शॉर्ट वे और स्मार्ट वे बता देता हूँ। आपको 2 किताबें लेनी है। एक किताब तो लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू वाली, जिसमें आपको जो सवाल होगा 4 ऑप्शन होंगे, मतलब जिस बढ़िया अच्छी किताब ले लेना जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खूब सारे मिल जाए। और एक किताब ले लेनी है 1 लाइनर। अब दोनों को पढ़ना है, दोनों को रीड करना है डेली, मतलब रटना नहीं है, याद करने की कोशिश करनी नहीं, बस रीड करो। 5-6 महीने है, 5-6 महीने में 5-6 बार किताब को रीड कर लो, एमसीक्यू वाली किताब को भी और साथ में 1 लाइनर वाली किताब को भी। मतलब ये टारगेट बनाकर चलो कि महीने में किताब को खत्म करना है दोनों को, फिर अगले महीने फिर, यानी कि 5-6 महीने में 5-6 बार किताब को रीड करना है। तो आपका जीके काफी हद तक, मतलब पेपर में सब सवाल आएंगे, मुझे लगता है मोस्टली सवाल उन्हीं में से आएंगे, नए सवाल बहुत कम बनते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, वो अभी नहीं पढ़ना, वो पेपर से 1-1.5 महीना पहले पढ़ना, और उसके लिए ना आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ना। आप पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स कवर कर लेना, जिस भी डेट को आपका पेपर हो उससे पीछे के 2 साल के करंट अफेयर्स कवर करो। 6-6 महीने वाली वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, जिसमें 6 मंथली आपको बताए गए होते हैं। वो बड़ी 3-4 घंटे की वीडियो होती है, आपको डरना नहीं है 3-4 घंटे देख के, एक्चुअल में काम का उसमें 40-50 मिनट का ही होता है। तो आप उसको डबल की स्पीड पर करके या स्किप करते हो चलो और उसको देखते हो चलो, उसमें हर चीज एक्सप्लेन करी होती है, उससे आपकी करंट अफेयर्स इजीली कवर हो जाएंगे। और जो मैंने 2 किताब बताई है, एक एमसीक्यू वाली और एक 1 लाइनर वाली, उससे मतलब आप 5-6 बार पढ़ लोगे तो जीके का कुछ बच नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। उसके बाद बाकी मॉक टेस्ट तो लगाओगे, मॉक टेस्ट में भी हो सकता है कुछ नई चीज देखने को मिले, तो वहां से भी आपकी एक किस्म की रिवीजन और तैयारी हो रही है। अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। रिवीजन एसएससी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी खेल ही रिवीजन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। जिसको ये 4 चीजें समझ में आ जाती है ना, कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, मेरे को पेशेंस रखनी है और मेरे को रिवीजन करना है, वो एसएससी सेल को क्रैक कर लेगा इजीली। डेली रिवीजन भी करनी है, वीकली भी करनी है, जैसे कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। डेली रात को आधा घंटा जो पूरे दिन पढ़े, और वीकली संडे का आधा दिन पूरे हफ्ते की रिवीजन। इससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत लिमिटेड और बहुत मिनिमम बुक्स बताई हैं हर सेक्शन के लिए, तो इतनी ही बुक्स रखो, ज्यादा भंडार मत लगाओ। 10 किताबों से एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ लो, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। जैसे मैंने बताया लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, लिमिटेड किताबें रखो, और उन्हीं किताबों को 5-6 महीने में 5 से 6 बार पढ़ना है आपको। अब मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से आप अलग अलग 2 कंपनीज का लेना, किसी भी एक कंपनी पर डिपेंड मत करना, मतलब जो भी आपकी, मतलब जिसका भी आप मॉक टेस्ट लोगे, 2 अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट लेने हैं आपको, और ऑल्टरनेट लगाना है कि एक बार एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एक बार एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो। अभी जब आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करी है, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। इनिशियली जब आपकी तैयारी स्टार्ट होगी, आपको हफ्ते का एक मॉक टेस्ट लगाना है। अब आप कहोगे कि यार तैयारी नहीं है तो मॉक टेस्ट क्यों लगाया? नहीं, कोई बात नहीं, लगाना है स्टार्टिंग में भी हफ्ते का एक मॉक टेस्ट। जैसे जैसे तैयारी बेटर होती जाएगी, मानकर चलते हैं जब आपकी 30 से 40% तैयारी हो जाती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट कर लेना। जब आपकी 60 से 70% तैयारी हो जाती है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके मॉक टेस्ट हफ्ते के 3 कर लेना। और जब तैयारी कंप्लीट हो जाती है, तो डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट को लगाओगे ना, तो आप मतलब जब पेपर देने जाओगे ना, तो वो जो फियर और जो प्रेशर है ना, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि फियर और प्रेशर ना हो। जो सीरियस एस्पिरेंट है और वो पेपर देने जा रहा है, तो प्रेशर तो होगा, डर भी होगा उसके मन में, लेकिन
कम हो जाएगा मॉक टेस्ट लगाने से, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं डेली घर पर भी तो यही करता था जो मैं यहाँ एक्चुअल में आके एग्जाम में दे रहा हूँ, घर पर भी तो यही कराई हुआ है मैंने। उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। और मॉक टेस्ट लगाते हो ना, अभी जब आप घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो 10% कम का टाइमर सेट करके चलो। जैसे अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो आपको उसको 50 से 55 मिनट में ही करना है। अपनी घड़ी में मतलब साथ में फोन रख लो, स्टॉप वॉच या अलार्म लगा लो, जो मर्जी कर लो, उसमें छोड़ देना है। वो जो मैं 10-15% आपको बचवा रहा हूँ, वो बचवा रहा हूँ उस दिन एग्जाम के प्रेशर के लिए, क्योंकि प्रेशर में कई बार कुछ समय बर्बाद हो जाता है, समय खराब हो जाता है। तो वो 10 से 15% जो अभी हम ऐसे तैयारी करेंगे कि अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी, तो वो एग्जाम में जो आपका प्रेशर होगा, कुछ होगा, उससे कोप करने में आपकी हेल्प करेगी। और मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा जरूरी हो जाता है उसका एनालिसिस करना। तो साथ साथ उसका एनालिसिस करो, आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने वीक पॉइंट्स देखो। मेन आपको अपनी वीकनेसेस देखना है कि आप कहां पर मार खा रहे हो, ताकि आप उस पर काम कर सको और उसको आप इंप्रूव कर सको। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। और देखो, मार्क्स आपके स्टार्टिंग में बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, कभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, कभी आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे, ये फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस सच्चे मन से तैयारी करते रहना है। एक समय ऐसा भी आएगा कि स्टेग्नेशन आएगा, सैचुरेशन आ जाएगा, कि मार्क्स बढ़ने बंद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने आपको 2 अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट बोले हैं, क्योंकि आपको अलग अलग डायरेक्शन में, देखो एक ब्रांड का हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो सब कुछ, तो आपका माइंड अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, मैं तो हूं ही आपके लिए। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको ना कोई एक एग्जाम को टारगेट करना है। मतलब लोग क्या करते हैं कि सीजीएल भी दे रहे हैं, सीएचएसएल भी दे रहे हैं, सीपीओ भी दे रहे हैं, बैंक पीओ भी दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं, यूपीएससी भी दे रहे हैं, आईबी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आप दो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे पेपर दो, कोई दिक्कत थोड़ी, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो रही है। बट तैयारी एक ही पेपर की करो। जैसे अगर आपका टारगेट सीजीएल है तो तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की ही करनी है। साथ में उसी की तैयारी से चाहे 10 पेपर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तैयारी एक ही करनी है। गोल और एम क्लियर होना चाहिए। टीचर्स को बहुत वाइजली चूज करना है, चाहे कोचिंग हो चाहे फ्री यूट्यूब वीडियोस हो, क्योंकि समय आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय किल नहीं करना, चाहे फ्री में पढ़ रहे हो तो भी समय तो इंपॉर्टेंट है ना, समय को खराब नहीं करना है। तो भाई टीचर को अच्छे से चूज करो, जैसे मैंने बताया, जो ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ा है, ना बहुत ज्यादा इजी पढ़ा है। अगर आपको दिक्कत आए कमेंट कर देना, मैं आपको हर सेक्शन के लिए बता दूंगा कि आपको कहां से पढ़ना चाहिए। आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड रखने हैं। ऐसा नहीं करना कि किताबें खरीद लो, भंडार खरीद लो। भाई किताबें तो खरीद ही लोगे, खरीद सकते हो आप लोग, लेकिन आप लिमिटेड रखो और उन्हीं लिमिटेड किताबों को बार बार पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करो, कंसिस्टेंट रहो, इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे, देखो ये सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि जहां पर भी टेबल चेयर पर आप पढ़ रहे हो, सामने वाली दीवार पर अपना गोल, अपना एम क्लियरली लिख लो चार्ट पर या A4 शीट पर। उसको देखते रहो बार बार। जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, जो आपको मोटिवेशन मिल रहा है जिससे, उसको देखो। सैलरी को याद करो कि यार नौकरी मिल गई, 80,000 सैलरी मिलेगी। मतलब ऐसी चीजें अगर आप अपने माइंड को, अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे ना, तो अपने आप कंसिस्टेंट होगे। शादी, दोस्ती, यारी, मतलब रिश्तेदारी में शादियां हो रही हैं, किसी का बर्थडे है, किसी का फंक्शन है, इन सबको 6 से 8 महीने के लिए भूल जाओ। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो। ये सोचो कि यार अगर ये कर सकता है, मेरे बारे में सोच लो कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भाई अगर ये निशांत कपूर एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये कर सकता है तो मैं भी करूंगा। आपको ऐसे सोचना है, कॉन्फिडेंट रहना है, तभी आप कर पाओगे। ये मतलब ये ना एक जर्नी है, ये एक सफर है एसएससी सीजीएल को क्रैक करना। इस जर्नी में, इस सफर में, मंजिल तक पहुंचने में बहुत कांटे आएंगे आपके रास्ते में, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको हर मुश्किल सिचुएशन को फेस करना है। कहीं भी कोई भी परेशानी आए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, मुझसे पूछो, कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। कभी भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है, मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। कई बार रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि सबको रिप्लाई करा जाए। और जैसे कि मैंने बताया था, एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए 4 चीजों को ध्यान रखो। एक, रिवीजन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो ये 4 चीजें समझ गया वो सीजीएल को क्रैक कर जाएगा।